डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वाइब्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। तो देखिए, डायग्राम में दिया है कि कोई पॉइंट P एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ किसी सर्कल पर घूम रहा है। यहां पर स्मॉल x क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर टाइम t। कैपिटल X क्या है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मीन पोजीशन। थीटा क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए, फिगर पर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां पर स्मॉल x क्या था? डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल X क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने थीटा की जगह क्या लिखा है? ओमेगा टी। सो स्मॉल x इज इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल X इंटू साइन ओमेगा टी। अभी हम x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? dx बाई dt। अभी पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम dx बाई dt को x डॉट लिख सकते हैं। सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू x डॉट। x डॉट क्या है? तो वेलोसिटी। ठीक है, अभी सामने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करते हैं, तो यहां पर डेरिवेशन कैसे होगा? चेन रूल की मदद से। फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन। तो देखिए, यहां पर मैं कैपिटल X को फर्स्ट टर्म और साइन ओमेगा टी को सेकेंड टर्म ले रहा हूं। सो कैपिटल X एज इट इज इंटू साइन ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेशन क्या होगा? ओमेगा। तो यहां पर क्या होगा? ओमेगा इंटू एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी एज इट इज इंटू कैपिटल X का विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेशन। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कैपिटल X कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, इसलिए उसे हमने यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, सो x डॉट इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ओमेगा x कॉस ओमेगा टी। अभी हम x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t फिर से डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। अभी पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि डी स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर को हम x डबल डॉट लिख सकते हैं, और ये x डबल डॉट क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर सामने डेरिवेशन कैसे होगा? फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे। ओमेगा एक्स को मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं, कॉस ओमेगा टी को सेकेंड टर्म ले रहा हूं। सो ओमेगा एक्स एज इट इज कॉस ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेशन करेंगे, तो ये हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा ओमेगा। सो यहां पर क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी एज इट इज इंटू ओमेगा एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन करेंगे, तो ये मिलेगा जीरो, क्योंकि ओमेगा एक्स कांस्टेंट टर्म है और उसका डेरिवेशन जीरो होता है, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, इसलिए उसे हमने यहां पर नहीं लिखा है। सो हमें क्या मिला? x डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अभी देखिए, x साइन ओमेगा टी, तो वो तो क्या है? स्मॉल x। तो यहां पर हम x साइन ओमेगा टी की जगह लिख रहे हैं स्मॉल x। सो x डबल डॉट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, देन सच अ मोशन हुज acceleration is directly proportional to the displacement from mean position and directed towards the mean position is known as simple harmonic motion। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हुई। अभी देखिए, ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है उसे हम सामने ले आए, तो ये यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स डबल डॉट
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड टीपी। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला हो जाएगा टीपी इज इक्वल्स टू 2 बाई ओमेगा, और इसका यूनिट क्या होगा, तो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि F इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/TP। तो इसे हम उल्टा दे तो ये क्या हो जाएगा ω/2π, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड कैपिटल एक्स। तो इसके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से वाइब्रेटिंग बॉडी जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या होगा K इज इक्वल्स टू F बाई डेल्टा। ठीक है, अभी देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मिनिमम नंबर ऑफ independent coordinates required to specify the motion at any instant is known as degree of freedom। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी क्या हुआ, तो किसी भी इंस्टेंट पर हम मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मास m1 है, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस k1 है, और यहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x1 है। तो इस बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1। ठीक है, सपोज यहां पर हम दूसरा कोई मास m2 ले रहे हैं, और यहां पर जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस है k2, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है x2। तो इस बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं डैम्पिंग। तो डैम्पिंग इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन को अगर हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डैम्पिंग, और इसकी वजह से ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग फोर्स टू द यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि C इज इक्वल्स टू F बाई V। अभी देखिए डैम्पिंग फोर्स उसका यूनिट होगा न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है,
नेक्स्ट, रेजोनेंस। तो व्हेन frequency of external excitation force acting on a body is equal to the natural frequency of vibrating body, then body starts vibrating with excessively large amplitude. Such a process is known as resonance. यानी कि रेजोनेंस क्या हुआ, तो किसी भी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाए तो ये जो बॉडी है वो बहुत ही बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, तो इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।